हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रैक्शंस इन डिसगाइज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में लास्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करते हैं, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से करना है, 1 to 5 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। पेज नंबर 28-29 पे ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द रीजन मार्क्ड ई इन द फिगर। आपको ये एक फिगर दे रखी है, तो ये ई मार्क्ड है, दिख रहा है कि कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है, परसेंट की फॉर्म में आपको वो बताना है। तो अगर आप देखो कि जो ये पूरी बिग फिगर है, ये एक स्क्वायर जो है, ये आपके पास 4 पार्ट्स में क्या तो डिवाइड हुआ हुआ है प्रॉपरली। छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया उसके बाद, ठीक है। तो इसको सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिख दिया, एरिया ऑफ होल स्क्वायर, या फिर एरिया ऑफ होल फिगर लिख दो। पूरी फिगर का एरिया क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स है। जो पार्ट्स है वो फर्दर डिवाइड हुए हुए हैं, है ना। और अगर आप एरिया निकालो एक छोटे स्क्वायर का, एरिया ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर के अंदर जो बन रहा है वो हो जाएगा 1/4 ऑफ टोटल। देखो ना यहाँ पर, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, पूरा मिला के और ये मिला और ये पूरा मिला के मुझे सिर्फ ये ई का चाहिए, जो कि एक ट्रायंगल है, कि एक पार्ट जो है ये 1/4, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। तो 1/4 का भी हाफ हाफ दे देती हूँ, हाफ इसे और हाफ इसे, ऐसे ही करूंगी ना। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ई, तो 1/4 का हाफ कर देती हूँ, तो 1/8 आ जाएगा। लेकिन आपको परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो 12.5%। तो पूरी फिगर का 12.5% जो है वो ई ने ले रखा है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं, वट इज 5% ऑफ 40, वट इज 40% ऑफ 5, देन वट इज 25% ऑफ 12, एंड वट इज 12% ऑफ 25, what is 15% of 60 and what is 60% of 15, what do you notice। तो आपको पहले यहाँ पर निकालना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपसे कह रहा था व्हाट इज 5% ऑफ 40, 40 का 5% कितना होगा। तो परसेंट हटा के 100 लगा लिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 40 ऐसे लिखा है, कट हो गया। 5 को इससे कट किया 2, 2 को इससे कट किया 2। अगले में कह रहा था व्हाट इज 40% ऑफ 5, तो 40 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 5 आ गया, 0 से 0 कट गई, को इससे काटा, को इससे काटा, वो आ गया। बात तो सेम ही है। अब 40 का 5% निकालो, या 40 और 5 का 40% निकालो, बोथ आर सेम। क्योंकि यहाँ पर आके ये दोनों मल्टीप्लाई, 5 × 40 लिखो या 40 × 5 लिखो, बात तो एक ही है। सिमिलरली वो आपसे कह रहा था 25% ऑफ 12 बताओ, तो आप 25/100 × 12 लिखोगे। जब सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, तो इससे काट दोगे 4 पे, तो इससे काट दोगे। सिमिलरली 12% ऑफ 25 अगर आप देखते हो, तो 12/100 मल्टीप्लाई में 25, तो सेम ही चीज तो लिख रहे हो, ये आगे पीछे ही तो कर रहे हो बस आप। अब इसको इससे 4 पे काटा, इसको काट दिया, तब भी 3 आ रहा है, सेम आ रहा है। उसी तरीके से 15% ऑफ 60 अगर आप निकालते हो, तो आपका आंसर 9 आएगा। और 60% ऑफ 15 अगर आप निकालते हो, तो 16/100 × 15, तब भी आंसर 9 आएगा। तो आपसे कह रहा है आपने क्या नोटिस किया, तो हमने ये नोटिस किया कि जो x% ऑफ y है वो किसके इक्वल आ रहा है, y% ऑफ x के इक्वल ही आ रहा है, यही आ रहा है। तो पूछ रहा था कैन यू मेक अ जर्नल स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इट यूजिंग एलजेब्रा। अब आपको एलजेब्रा का यूज करके ये बताना है कि ये कैसे इक्वल आ रहे हैं।
तो चलो अब एल्जेब्रिकली प्रूफ करते हैं इसको। तो देखो, x% ऑफ y का मतलब क्या है? x अपॉन 100 मल्टीप्लाई y का मतलब xy अपॉन 100। और y% ऑफ x का मतलब क्या है? y अपॉन 100 मल्टीप्लाई x का मतलब xy अपॉन 100। तो दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे बोथ आर इक्वल। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमने कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी की थी और वो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू करो, बात एक ही है। क्या था हमने ये रैशनल नंबर में जाना था ना, तो बस वही लिख दो, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। इसीलिए आप x% ऑफ y निकालो या y% ऑफ x निकालो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब आपसे यहाँ क्या कहते हैं? अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन excursion for its students. 40% of them are grade 8 students and the rest are grade 9 students. Among these grade 8 students, 60% are girls. Now, what percentage of the student going to excursion are grade 8 girls? तो 40% स्टूडेंट 8th क्लास के हैं, और जो बाकी के बचे, कितने बचे? 60%। तो 60% ऐसे जो 9th क्लास के हैं। अब उन 40% में से परसेंट गर्ल्स हैं 8th क्लास की बात, कि हमारे को 9th क्लास का यहाँ कुछ नहीं निकालना फर्स्ट पार्ट में। तो 40% जो है वो बॉयज होंगे। ठीक है, तो आपको गर्ल्स की परसेंटेज यहाँ पर बतानी है। तो बहुत आसान है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। 40% जो है वो किसके थे? 8th क्लास के बच्चे आर ग्रेड 8 स्टूडेंट। अब इन 40% में से 60% गर्ल्स है। नाउ अमंग ग्रेड 8 स्टूडेंट्स 60% आर गर्ल्स। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कितनी है गर्ल्स की परसेंटेज? इस 40% का 60% है ना? परसेंट ऑफ 40% का इतने ही तो बच्चे, मुझे तो नहीं पता। मल्टीप्लाई ऑफ 40 अपॉन परसेंटेज हटा, तो 2400, 2 जीरो कट हो गई। 24/100 4%। ठीक है, आपसे वो यही पूछा व्हाट परसेंट ऑफ गोइंग टू द क्वेश्चन आर ग्रेड 8 गर्ल्स, तो 24% हो गया पूरे उस स्कूल में से। आप कह रहे इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू द 160, हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेड 8 गर्ल्स? अगर टोटल 160, तो क्लास 8 की गर्ल्स 24% है। कल 160 का हम क्या करेंगे? 4% निकाल देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जीरो तो कट हो गया। ठीक है, अब क्या करती हूँ, 24 कर लेती हूँ और उसके बाद डेसिमल लग जाएगा आपके पास। 84 का मतलब 38 पॉइंट, वो जो है वो गर्ल्स है। पापा एक चीज, गर्ल्स है वो होल नंबर की फॉर्म 38 गर्ल्स पूछ रही है, और 0.4 वाली वो आधी आधा तो होगा नहीं, फ्रेंड्स जो है वो होल नंबर की फॉर्म। फ्रेंड्स मस्ट बी होल नंबर। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं
जो गर्ल्स है ग्रेड 8 की और ऑफ गर्ल्स ऑफ ग्रेड 8 इज क्लियर है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ग्रेड 8 की कितनी हो गई, 38 हो गई। चलिए अब आगे आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, अ शॉपकीपर सेल्स पेंसिल्स एट अ प्राइस such that the selling price of 3 pencil is equal to the cost price of 5 pencil। एक शॉपकीपर है वो पेंसिल्स को सेल कर रहा है किस तरीके से कि जो 3 पेंसिल का सेलिंग प्राइस है ना वो 5 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। डज ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, बताओ उसको इससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसके बाद उनको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात मुझे यहाँ ये चेक करना पड़ेगा कि कॉस्ट कितनी है एक पेंसिल, यही तो नहीं दे रखी, लेट कर लेते हैं। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल मैंने 1 रुपीज मान लिया, तो फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, 5 रुपीज। इसका मतलब वो जो 3 पेंसिल है वो 5 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि उसने बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अगर यहाँ पर लिखे सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल था, यही था। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल यहां से आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल है 5 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल मैंने यहाँ पर निकाल लिया, वो आ गया 5/3। ठीक है, अब अगर मैं प्रॉफिट देखूं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस का सीपी। एसपी है 5/3 एक पेंसिल का, सीपी मैंने 1 माना था। डिनोमिनेटर सेम कर लिए तो मेरा आंसर आ गया 2/3। इसका मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो ही मेक प्रॉफिट। अब आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है अपना एक प्रॉफिट परसेंट का। वो क्या होता है, जो प्रॉफिट रुपीज वाला होता है वो डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो इसका मतलब 2/3, सीपी तो 1 है, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई 100 विच इज 200/3, तो 66 2/3% उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, फॉर्मुलेज याद रखना उन्हीं पे बेस्ड। अगर ये आपके पास नेगेटिव आता है 1%, तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द बस फेयर वाज इंक्रीज बाय 3% लास्ट ईयर एंड बाय 4% दिस ईयर, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्राइस इंक्रीज इन द लास्ट 2 ईयर। कह रहा है यहाँ पर एक बस फेयर है, बस फेयर का मतलब है जो किराया होता है बस का, ठीक है। लास्ट ईयर वो 3% से इंक्रीज हुआ था और इस ईयर करंट ईयर में वो 4% से इंक्रीज हो गया। तो आपको बताना है कि ओवरऑल कितने परसेंट इन लास्ट 2 ईयर में वो बस फेयर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसको हम करेंगे कैसे, वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा बस फेयर था वो 1 था स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ, फर्स्ट ईयर में मेरे पास वो इंक्रीज हुआ था 3% से, तो मैंने यहाँ 3% लिख दिया। देन सेकेंड ईयर में मेरे पास इंक्रीज हुआ था 4%, दोनों ईयर में इंक्रीज हो रहा था। तो जब फर्स्ट ईयर में वो आपके पास इंक्रीज हुआ 3% से, जो लास्ट ईयर था, तो कितना हो गया होगा, हमने माना था 1 और उसमें उसका हमने 3% उसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1.03। अब इस ईयर का सेकेंड ईयर का अगर हम देखें
तो 4% से इंक्रीज हुआ है, तो इसमें 4% ऐड कर दिया, तो 0.04 ऐड किया, तो मेरे पास आ गया 1.04। ठीक है, नेट इंक्रीज हुआ कितने से, तो 1.03 इंटू 1.04 इतने से इंक्रीज हुआ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.0712। ठीक है, अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, फाइनली कितना वो इंक्रीज हुआ था। हमारे पास 1 था और अब कितना हो गया, 1.0712 -1। तो ओवरऑल कितने से इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पर 0.712 पॉइंट यहाँ लगा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसे परसेंटेज में देखूं तो इन परसेंटेज इंटू में आप 100 कर दोगे परसेंटेज में करने के लिए, तो वो आ जाएगा 712%। तो 2 सालों में ओवरऑल वो 7.12% से इंक्रीज हुआ है। क्लियर। तो पहले हमने यहाँ लास्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर का इंक्रीज देखा कितना है, सेकेंड ईयर का देखा, देन हमने नेट इंक्रीज देखा, और फिर हमने देखा यहाँ पर ओवरऑल कितने से वो इंक्रीज। 1 रुपया था, 1 रुपये से मैंने एक माना था, यहाँ पर लेट किया था कि यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट जो बस फेयर है वो अभी एक्स था 2 सालों से पहले। ठीक है, अब 2 सालों के अंदर अंदर वो इतना हो गया 1.0712, तो नेट इंक्रीज हुआ 7.12%। क्लियर। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द एरिया इज अनचेंज्ड बाय व्हाट परसेंट एग्जैक्टली डज द ब्रेथ डिक्रीज। कह रहा अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, अगर उसकी लेंथ 10% से बढ़ जाती है लेकिन उसके एरिया में कोई चेंज नहीं आता, तो बताओ उसकी ब्रेथ को कितने परसेंट से घटना पड़ेगा। ना मुझे लेंथ दे रखी है ना मुझे ब्रेथ दे रखी है, तो निकालेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। यहाँ मैंने लेट कर ली, लेट जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको मैंने एल मान लिया, ये ओरिजिनल लेंथ है, और जो ब्रेथ है उसको मैंने बी मान लिया। तो जो मेरा ओरिजिनल एरिया एल इंटू बी यही होगा। नाउ इफ लेंथ इंक्रीज बाय 10%, लेंथ जो है वो 10% से बढ़ गई, तो फिर न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास, एल जो है इसका 10% इसमें जोड़ दूं, 0 से 0 कट गया, तो 1/10 है, उसे 0.1 लिख सकती हूँ, इसके आगे कुछ नहीं है 1 लगा सकती हूँ, तो 1.1 एल हो गई। मैंने क्या किया, नई लेंथ निकालने के लिए इस लेंथ का 10% और इसमें जोड़ दिया। ठीक है, वो कह रहा था एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया में कोई चेंज नहीं आया, तो जो नया एरिया निकलेगा उसके लिए मुझे ब्रेथ देखनी पड़ेगी कि कितने परसेंट से मुझे कम करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट जो मेरी न्यू ब्रेथ होगी जो मैं नई निकालूंगी अभी वो मैंने मान ली बी डैश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का एरिया सेम था, तो ओरिजिनल एरिया इज इक्वल्स टू में न्यू एरिया, दोनों का एरिया क्योंकि सेम वो बता रहा है, ओरिजिनल एरिया था एल इंटू बी, न्यू एरिया एल इंटू बी है, जिसमें एल मेरे पास ये है और बी मेरे पास बी डैश है। ठीक है, अब मैं एल इंटू बी और इस 1.1 एल को नीचे ले आई, ये बी डैश ऐसी है, एल से एल कट गया, तो बचा क्या 1/में बी अपॉन में 1.1 इज इक्वल्स टू में बी डैश, यही बचा। तो यहाँ से मेरे पास बी डैश की वैल्यू आ गई 0.90909 बी, आगे कुछ नहीं था, मैंने 1 ले लिया और 1 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताना था कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो हम डिक्रीज निकाल सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल था मेरे पास बी और जो नया वाला है वो मेरे पास आया है, तो 1 बी लिख सकती हूँ मैं, 0.90909 बी आया है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो 0.09091 आ गया। अब अगर मैं इसे परसेंटेज में निकालूं तो इंटू में 100 कर सकती हूँ मैं यहाँ, तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा,
तो 9.09% से डिक्रीज हो जाएगी ब्रेथ, तब जाके आपका जो एरिया है वो सेम आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट इन 65 ग्राम चिप्स। आपको यहाँ पर एक चिप्स का ये पैकेट दे रखा है, कह रहा है ये 65 ग्राम का चिप्स का पैकेट है, ये इंग्रेडिएंट्स आपको ये दे रखे हैं। फाइंड आउट द वेट ईच इंग्रेडिएंट मेकअप इन दिस पैकेट। क्या करना है, हर एक इंग्रेडिएंट का जो है वो वेट बताना है। जैसे पोटैटो 70% है, वेजिटेबल ऑयल 24% है, सॉल्ट 3% है और स्पाइसेस 3% है। ठीक है, और नेट वेट आपको 65 ग्राम दे रखा है। तो पोटैटो 65 ग्राम का, ये तो 70% होगा। वेजिटेबल ऑयल 24% किसका होगा, इस 65 ग्राम का ही ना। तो ऐसे आपको हर एक का वेट बताना है। यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, आपको ग्राम में निकालना है। तो आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। तो वेट निकालते हैं। चलो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया पोटैटो, तो 70% था, तो 65 ग्राम का मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 70% निकाल दूंगी, मतलब 70 अपॉन में 100 कर दूंगी, तो 45.5 ग्राम आ गया। उसके बाद मेरे पास ऑयल था जो कि 24% था, तो अगेन 65 का मैं क्या करूंगी, 24% कर दूंगी, तो मेरे पास ऑयल आ जाएगा 15.6 ग्राम। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, फिर सॉल्ट था जो कि मेरे पास 3% था, तो 65 का 3% मैं यहाँ पर निकाल दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 1.95 ग्राम। ऐसे ही मेरे पास स्पाइसेस थे, वो भी मेरे पास 3% थे, तो 65 का अगेन मैंने यहाँ पर 3% निकाल दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 1.95 ग्राम। बस मुझे हर एक का वेट निकालना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना था। क्लियर क्वेश्चन 12? चलिए आते हैं क्वेश्चन 13 पे। कह रहे 3 शॉप्स सेल द सेम आइटम एट द सेम प्राइस। 3 शॉप है जो एक जैसी आइटम बेचती है और एक जैसे सेम प्राइस पे ही बेचती है। द शॉप ऑफर डील्स एज फॉलो। शॉप ए ने कुछ ऑफर रखा, बाय 1 गेट 1 फ्री। शॉप बी ने रखा बाय 2 गेट 1 फ्री। शॉप सी ने रखा बाय 3 गेट 1 फ्री। पर ये सेम चीजें बेच रही है और प्राइस भी सेम है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ वन आइटम इज 100, what is the effective price per item in each shop? Arrange the shop from cheapest to costlier. कह रहा है अगर एक प्राइस जो है, एक आइटम का जो प्राइस है वो 100 रुपये है, तो इफेक्टिव प्राइस क्या होना चाहिए हर एक शॉप पे। ये तीनों जो है वो सेम प्राइस पे ही बेच रही हैं, पर ये ध्यान रखना है आपको कि वो अपना ऑफर भी लगा रही है, साथ साथ आपको चीपेस्ट टू कॉस्ट में उन शॉप्स को अरेंज कर रहे हैं, कौन सबसे सस्ता बेच रहा है और कौन सबसे महंगा बेच रहा है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, यहाँ पर करते हैं इसको, फिर सेकंड पार्ट समझेंगे। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर प्राइस पर आइटम दे रखा है, 100 रुपीज़ है। शॉप ए बोल रही है कि वो बाय 1 गेट 1 का ऑफर रखा हुआ है उसने, तो वो 100 रुपीज़ फिर 2 आइटम के लिए देंगे, है ना, कि यहाँ पर मेरे पास ऑफर है बाय 1 गेट 1। तो पे करेंगे वो कितना, 100 रुपीज़, इसके लिए 2 आइटम्स के लिए, फॉर 2 के लिए। तो इसका मतलब ₹50 ईच हो गया। एक आइटम के लिए वो 50 रुपये दे रहे हैं, तो यहाँ 50% का उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है, पूरा पूरा डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 50%। शॉप बी जो है, ने क्या ऑफर रखा है, बाय 2 गेट 1, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 खरीदो तो 200 रुपये में 2 खरीदोगे ना, कि एक आइटम का 100 रुपये था, तो आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो 200 रुपीज़ तीन तीन चीज़ों के लिए। तो हर एक का प्राइस उसने कितना रखा, 66.67 अप्रॉक्स में। तो अगर मैं यहाँ डिस्काउंट की बात करूँ तो वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 33 पॉइंट समथिंग वो डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर, 33 1/3%। ठीक है, शॉप सी क्या ऑफर रखती है, बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री। तो इसका मतलब आप पहले 300 रुपये पे करो, कितनी, 4 आइटम्स के लिए, फॉर 4। तो हर एक का प्राइस कितना हो गया, 75 रुपीज़ ईच हो गया। अब यहाँ पर उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट कितना दे रही है, सिर्फ 25% का।
अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो शॉप ए है उस पे 50 रुपए थे, इस पे 67 कुछ रुपए हैं पर आइटम के, और इस पे 75 है। तो अगर हम चीपेस्ट टू कॉस्टलियर लगाएं यहाँ पर, तो शॉप ए सबसे ज्यादा चीपेस्ट है कि वो 50 रुपए में बेच रही है वो चीज, बाकी तो 75 तक में भी बेच रहे हैं। तो ए से बी, बी से सी, क्लियर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फॉर ईच शॉप कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द आइटम। आपको क्या करना है यहाँ पर, परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ पर जो है निकालना है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये रहा तीनों का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सपोज यू नीड 4 आइटम्स। अब आपको मान लो कि आपको 4 आइटम्स चाहिए, तो आप कौन सी शॉप जो है वो चूज करोगे और क्यों। देखो, अगर आप शॉप ए लेते हो, ए से लेते हो, 4 आइटम लेनी है, तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एक बारी, इफ यू नीड 4 आइटम्स, तो अगर मैं वो शॉप ए से लेती हूँ तो बाय वन गेट वन है, तो दो बाय करूंगी तो दो फ्री मिल जाएंगी, है ना। तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, शॉप ए से लेती हूँ तो 200 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं शॉप बी से लेती हूँ, आप दो खरीदोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिलेगा दो खरीदने में। दो खरीदने पे एक मिल रहा है, तो टोटल 3 मिल गया, पर आपको 4 आइटम्स खरीद, एक और आइटम तो आप खरीदोगे नहीं अब, फिर वो महंगा पड़ेगा। जब आप दो खरीदोगे तो आपको कितने 200 रुपये देने पड़ेंगे, तो आपको 3 आइटम मिल जाएंगी, और एक आइटम के लिए कितना पे करना पड़ेगा, वही 6.67 पे करना पड़ेगा। ठीक है, शॉप सी क्या बोलता है, 3 खरीदो और एक मिल जाएगा फालतू, बाय 3 गेट 1। तो 3 के आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे, और एक आपको मिल जाएगा, 4 ही आइटम चाहिए थी। तो सबसे सस्ती आपको कौन सी पड़ रही है, शॉप ए ही तो पड़ रही है ना। तो आपसे वो यही पूछ रहा है, विच शॉप वुड यू चूज। आई चूज शॉप ए, क्योंकि वो जो है वो चीपेस्ट शॉप है, वहां पर जो सामान है वो सस्ते में मिल रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आपसे क्या कह रहा है, इन अ रूम ऑफ 100 पीपल 99% आर लेफ्ट हैंडेड, हाउ मेनी लेफ्ट हैंडेड पीपल हैव टू लीव द रूम टू ब्रिंग दैट परसेंटेज डाउन टू 98%। कह रहे 100 लोगों का एक कमरा है जिसमें से 99% लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड, मतलब जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो इसका मतलब 99% मतलब 99 लोग ही ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड है। अब कह रहे हैं कितने लोग उस रूम से चले जाएं, लेफ्ट हैंडेड पीपल, कि अब उस रूम में सिर्फ 98% जो लेफ्ट हैंडेड हो। करेंगे कैसे, वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात, टोटल पीपल हैं कितने आपके पास, 100 है, और लेफ्ट हैंडेड कितने हैं, 99% है। तो इसका मतलब 100 का ही तो 99% निकाला होगा आपने, तो 99 पीपल है। अब मैंने मान लिया यहाँ पर, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स लेफ्ट हैंडेड पीपल लीव। मान लो एक्स लेफ्ट हैंडेड पीपल वहां से चले गए। ठीक है, तो 99 थे, उसमें से एक्स चले गए, तो बचे कितने, 99 में से एक्स चले गए, तो टोटल में से भी तो एक्स चले गए फिर। तो अब ये किसके इक्वल दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये 98% के इक्वल है। ठीक है, तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ओरिजिनल ये था, हमने इसको 98% के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से आप अपनी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। 100 को नीचे लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने,
ठीक है, तो ये हो गया 9900 माइनस 100x। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाली साइड को, तो 9800 माइनस 98x आ गया। 9800 को इधर ले आई, माइनस का हो गया, 100x को उधर ले गई, प्लस का हो गया। यहाँ पर तो 2x बचा और यहाँ पर 100 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई 2 से डिवाइड करके। तो 50 लेफ्ट हैंडेड पीपल मस्ट लीव। इसका मतलब उन 100 पीपल में से जो 99% जो 99 लोग जो थे जो लेफ्ट हैंडेड में से भी 50 लोगों को उस रूम से जाना पड़ेगा, तब जाके इस रूम में 98% लोग देंगे। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ। एक ग्राफ आपको दे रखा है यहाँ पर। एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर बाय एज एंड जेंडर। चिल्ड्रन 4% यूज कर लेते हैं, जैसे जिसमें मेल और फीमेल दे रखा है कितना है। ठीक है, टीनेजर हो गए, 20s हो गए, 30s 40s 50s, सीनियर्स कितना यूज करते हैं वो सब दे रखा है आपको यहाँ। इस पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। बेस्ड ऑन द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड। बताओ इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो अगर आप फर्स्ट वाली यहाँ पर देखो, पीपल इन देयर 20s आर द मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट अमंग ऑल एज ग्रुप। तो पीपल इन द 20s में देखो जरा, 20s में देखो तो उसमें ग्राफ ज़्यादा ही है, मेल का तो काफ़ी ज़्यादा है, फीमेल का भी ज़्यादा ही है सबसे। इसको आप कह सकते हो कि 20s में हम ज़्यादातर लोग हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो ये वैलिड है, ट्रू है। उसके बाद कह रहे हैं वुमेन लैग बिहाइंड इन द एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर अक्रॉस एज ग्रुप। अगर आप यहाँ देखो, कह रहे हैं वुमेन लैग, मतलब वुमेन एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जो वुमेन है आपके पास वो कंप्यूटर कम यूज़ करिए एज कंपेरिजन टू मेल। क्योंकि ये जो ब्लू वाला है, ये जो है ग्रीन वाला, ये फीमेल का है, वुमेन का है, और जो येलो वाला है वो मेल का है। ठीक है, तो सब में देख लो फीमेल का कम है और मेल का ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो हाँ ये भी एक सही बात है जो ये लोग बोल रहे हैं। नेक्स्ट है देयर आर मोर पीपल इन देयर 20s देन टीनेजर्स। टीनेजर्स से ज़्यादा 20s में है। अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो टीनेजर्स में भी कह सकते हो काफ़ी लोग हैं और 20s में भी हैं, लेकिन आपसे यहाँ कह रहा है देयर आर मोर पीपल। अब अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये सिर्फ आपको एक एबिलिटी बता रहा है कि कौन से एज के कितनी एबिलिटी है उनमें यूज़ करने की। तो नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर आपको नहीं बता रहा, इसलिए मेंशन किया है एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर। तो यहाँ एबिलिटी बता रहा है, नंबर ऑफ पीपल्स थोड़ी बता रहे हैं, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। क्लियर? नाउ more than a quarter of people in their 30s can use computer। more than quarter of people, ये क्वार्टर ऑफ पीपल कह रहा है, ध्यान से देखना। 30s में अगर आप देखो तो जो फीमेल की एबिलिटी है वो 14% है और जो मेल की एबिलिटी है वो 25% है। यही है, मेल की 25 और फीमेल की 14% है। तो फिर ये क्वार्टर से ज़्यादा तो नहीं है, क्वार्टर से तो कम ही है ना यहाँ पर फीमेल तो, और ये भी क्वार्टर के बराबर ही होगा, क्वार्टर से ज़्यादा तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। ठीक है, नाउ लेस देन 1 in 10 aged 60 and above can use computer। लेस देन 1 in 10 aged 60, देखो यहाँ पर है चिल्ड्रन कह सकते हो, इसमें आपसे वो चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। दूसरा और किसकी बात कर रहे हैं, 60 की बात कर रहे हैं, एज 60, सीनियर लोग हो गए हैं। तो सीनियर लोगों में 2% तो फीमेल है और 4% जो है वो मेरे पास मेल है। सीनियर जो होते हैं नॉर्मली 60 और 60+ ही होते हैं। तो 2 और 4 कह सकते हो कि ये तो 10% से कम ही है, देखो कितना, ये तो 5% से भी कम है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, 1 से भी कम आप कह सकते हो यहाँ पर लोग हैं। उसके बाद हाफ ऑफ द पीपल इन देयर 20s कैन यूज कंप्यूटर। हाफ ऑफ द पीपल,
जो है वो यूज़ कर रहे हैं 20s में। अगर आप यहाँ पर देखो 20s में ये 37 है और ये 26 है, मेल का और फीमेल का दोनों का दे रखा है। 50% कोई भी नहीं है, एक 26% है और एक 37% है। 50% तो नहीं है, हाफ तो 50% ये भी आपके पास फॉल्स है। तो आपको क्या करना था, यहाँ से सिर्फ आपको इस ग्राफ को रीड करना है। इस ग्राफ में सिर्फ आपको एबिलिटी दे रखी है कि मेल और फीमेल किस किस एज में कितना जो है कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कोई आपसे नंबर ऑफ पीपल्स वगैरह कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और आगे आपको बता रखी है। क्लियर? अब हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।